हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट टू साइंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना वही लास्ट चैप्टर लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन कवर करा था, बट क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा था इसलिए हमने रिफ्रैक्शन को नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दिया था। सो इस वीडियो में हम उसी नेक्स्ट पार्ट को यानी रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये 3 डायग्राम देख रहे हैं। तीनों डायग्राम में आपको ये केस तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा हो मेरा तो आप समझ रहे होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। और डिटेल में आप यदि नहीं देखा है वीडियो और जानना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के अलावा ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। वैसे तो हमें इस लेक्चर में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से काम है, क्योंकि रिफ्रैक्शन सिर्फ इन्हीं ऑब्जेक्ट से हो सकता है। बट एक हम रिवीजन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, कोई भी इंसिडेंट रे किसी प्लेन पर फॉल करती थी। याद रहे ये जो प्लेन रहता था या जो ये सरफेस रहता था ये पॉलिश्ड रहता था। पॉलिश्ड मतलब कि जो लाइट रे आ रही है वो पार नहीं जा सकती उस सरफेस के, मतलब ये लाइट रे यहाँ से बाहर नहीं आ सकती है, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल था, नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है। ये 2 एंगल होते हैं आई, ये होता है आर। ये एंगल आई और आर इक्वल रहते हैं और तीनों लाइंस जो दिख रही हैं आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉस थे। कुछ ऐसे ही लॉस हमें रिफ्रैक्शन में भी देखने को मिलेंगे, हम आगे देखेंगे जिनके बारे में। अब हम देख लेते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो 3 फेनोमेना होते हैं, सिर्फ 3। पहला तो ये होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वापस कहीं आ गई। जैसे हम आंखों से कुछ चीज़ देख रहे हैं तो हमारी जो लाइट रे है उस पर पड़कर हमारी आंखों में आ रही है, मतलब लाइट रे पड़ी, फॉल करी कहीं पे और वापस आई, वहीं रुकी नहीं रह गई वो। सो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन यदि लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करे और पूरी कुछ भी वापस ना आए, सो वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे लाइट रे आई, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लाइट को, बट उनके थ्रू पास कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी में हम देखते हैं कि जब भी हम जैसे टॉर्च मारे या हम आसमान में टॉर्च मारे तो हमें रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लाइट हमारी तरफ वापस नहीं आती है, बट लाइट सीधी चलती जाती है, ट्रेवल करती जाती है। बट क्योंकि यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने जो टॉर्च ऊपर मारी, मान के चलिए हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं टॉर्च से, तो हम पूरी लाइट रे जो है वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। सेम मीडियम बोले तो एयर में ही ट्रेवल कर रही है, कहीं उसमें चेंज नहीं आ रहा है। सो वहां पर रिफ्लेक्शन दोनों ही नहीं हो रहा है, वहां पर सिंपल लाइट रे ट्रेवल कर रही है सेम मीडियम में। अब वैसे आप शायद मीडियम समझ ना रहे हो, मीडियम के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि मीडियम क्या होते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन हमारा एक ही मीडियम में हो सकता है, एयर में। हम मतलब अभी फिलहाल में ही देखें तो ये सब हमारा रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। आप सब मुझे देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन के कारण ना यहाँ पर सिर्फ एयर है और कुछ भी नहीं है मीडियम। आप अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि एयर एक मीडियम है। मैं आपको आगे और बताऊंगा मीडियम क्या होते हैं, बट अभी इसके लिए एयर एक मीडियम आप मान लीजिए, एयर एक मीडियम है। और जो भी हमको दिख रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है एयर के कारण हो रहा है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये भी एयर में काम करते हैं, मतलब एक मीडियम में काम करते हैं। बट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए 2 मीडियम कंपलसरी होते हैं, क्योंकि जब लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है, लाइट रे जैसे हमने मान के चलिए टॉर्च, अभी हम एयर पे मार रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बट यदि हम उसी टॉर्च को पानी में मारें, जैसे कि एक बाल्टी में हम देखें, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, या कांच के गिलास में देख लें, हम लेजर बीम मारेंगे, सो यदि हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल से मारेंगे तो वो पानी से पास हो जाएगी। अभी के लिए आप ऐसे रिफ्रैक्शन समझ लीजिए, बट इसमें एक और इतना सिंपल नहीं है रिफ्रैक्शन। इसमें एक छोटा सा चेंज ये रहता है कि पहला तो ये रहता है कि जो लाइट रे क्रॉस करी पानी को, वो पानी के अंदर एक बेंड हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पर जब सेकंड मीडियम से इसका कांटेक्ट हुआ, फर्स्ट कांटेक्ट हुआ जिस पॉइंट्स पे, वहां पर ये देखिए ये थोड़ी सी बेंड हुई है, मतलब यहाँ पर ये नियरली 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है।
45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, पर जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आपको 45 नहीं दिखेगा, ये एंगल बड़ा हो चुका है। मतलब या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि ये एंगल छोटा हो गया है, जो यहाँ पे काफी बड़ा था, यहाँ पे 45 था जो नियरली, वो यहाँ पर आपको देखेगा नियरली 30 है, एंगल छोटा हो गया। इसका मतलब कि जो लाइट रे आई वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, मतलब नॉर्मल के साइड बेंड हो गई है। अब ये क्यों हुआ और ये किन केसेस में होता है, क्या हर बार बेंड होती है, ये काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें मीडियम के बारे में जानना जरूरी कि मीडियम क्या होते हैं। सो रिफ्रैक्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन को ही थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर मीडियम। सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे लाइट रे हमने पानी में मारी थी, सो जैसे मैंने आपको बताया एयर, क्योंकि लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है, जिसमें भी ट्रेवल करती है वो मीडियम होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आ रही है वो एक्चुअली एयर से ही ट्रेवल करके आ रहे हैं, बेसिकली उनको एयर तो मिली नहीं है बीच में, बट क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर ना हो, और हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एयर नहीं है, जैसे आपने स्पेस में देखा होगा एयर नहीं है, हम सांस नहीं ले सकते वहां पर एयर नहीं है, बट वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बट जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उनको मिलती है एयर, तो वो एयर एक मीडियम है। पर जब वो लाइट रेडिएशंस जो है वो पानी में जाती हैं, ओशंस वगैरह में जाती हैं, तो उनमें एक बेंडिंग होती ही होगी, क्योंकि वहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास अरेंज हैं, सॉलिड बन चुके हैं, और वहीं पर लिक्विड क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर है। और गैस क्या रहती है, गैस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं। सो अब ऑब्वियसली आप समझ लीजिए, आप किसी ऐसी रोड से ट्रेवल कर रहे हो जहां पर बहुत कम भीड़ है। मान चलिए आप एक कमरे से गुजर रहे हैं और उसमें आपको सिर्फ एक काफी बड़ा कमरा है मान के लिए, उसमें 3-4 लोग हैं बस, आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजीली निकल जाएंगे आप। लेकिन उसी कमरे में उस कमरे में मान के लिए 20 लोग हैं, आपको थोड़ी सी कंजेस्टेड होगा आपको निकलने में, किसी से टकराएंगे, फ्रिक्शन वगैरह होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी निकलने में। अब इमेजिन करिए कि उस कमरे में अब हम 100-150 लोगों को रख दें, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी निकलने में। मतलब कुछ ना कुछ आपके निकलने में, आपकी स्पीड में भी चेंज आएगा, हो सकता है आपकी डायरेक्शन में भी चेंज आए। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इतना प्रिसाइज तो नहीं है ये, बट फिर भी आप एक समझ सकते हैं बेसिक कि चेंज तो आता होगा ट्रेवल करने में। सो वही जो लाइट होती है वही जब मीडियम चेंज करती है ना, तो क्योंकि वाटर जो है, वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास हैं, कंपैरिजन करें एयर से तो काफी पास हैं पार्टिकल्स। सो वहां पर हमें मीडियम चेंज होने के कारण जो लाइट बीम है उनमें एक डायरेक्शन चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बेंडिंग यहाँ पर बोला गया, बेंडिंग ऑफ लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो पास हो रही है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, टू अदर, दोनों मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उसकी डायरेक्शन बेंड हो रही है, डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल। या तो ये 2 केस हो सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं मोटे तौर पे कि ये जो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुई है, ये ऐसा नहीं है कि हर बार टुवर्ड्स द नॉर्मल ही हो सकता है सीधी जानी चाहिए थी, वैसे तो ये ऐसी जानी चाहिए थी मगर ये कई बार ऐसी भी चली जाती है, मतलब जाना सीधी चाहिए थी, तो हर बार ये सीधी नहीं जाती जब मीडियम चेंज होता है। कभी ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कभी ये अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, 2 अलग केसेस हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि जो रिफ्रैक्शन है ये सिर्फ लाइट का नहीं होता है, रिफ्रैक्शन साउंड का भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन वाटर का भी हो सकता है, अदर वेव्स में भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और सुन लीजिए आप कि जो स्पीड है, मैंने आपको क्योंकि रूम का एग्जांपल दे ही दिया है, सो आप समझ सकते हैं कि स्पीड तो चेंज होगी निकलने में, आप स्मूथली निकल सकते हैं खाली कमरे से, बट यदि इसी कमरे में बहुत सारे लोग हो तो आपकी स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है क्योंकि आपको थोड़ा साइड होके निकलना पड़ेगा। सो ये हमने इतना पोर्शन देख लिया। रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आई एम सॉरी यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्टिव लिख दिया है, ये रिफ्लेक्टिव होगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यस, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है एब्जॉर्प्शन। सॉरी, यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन के अलावा और कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। सो ये 3 हमने ऑब्जेक्ट के टाइप्स देखे,
तीन हमने प्रोसेस देखी, हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखा, हमने केस देखे कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो अब जैसा मैंने आपको बताया, अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं ऐसा क्यों होता है। और उसके पहले हम जानते हैं कि ये जो था ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 है। बेसिकली मीडियम्स क्या होते हैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। और कब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, कब ये अवे द नॉर्मल बैंड होगा, ये भी एक क्या कह सकते हैं हम इसे, ये जो प्रोसेस है बैंडिंग की, ये एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि वाटर बहुत ज़्यादा, चलिए ठीक है, मैं आपको आगे डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए अब हम मीडियम के बारे में देखते हैं, मीडियम क्या होता है। सो अब हम देखते हैं मीडियम्स क्या होते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। मीडियम में वो मीडियम का मतलब ये होता है कि एक जिसके माध्यम से कोई चीज़ ट्रेवल करे, चाहे हमारी आवाज़ हो, जैसे हम साउंड एयर के माध्यम से ट्रेवल कर रहा है। लाइट तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एयर ज़रूरी नहीं है उसको, बट क्योंकि अभी एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर उसके लिए एक मीडियम कहलाएगी। वैसे तो जो हमारी वॉइस है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती बिना एयर के, बट लाइट कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। ये अलग अलग वेव्स हैं दोनों। सो क्योंकि अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, सो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है रेयर मीडियम और डेंसर, दो प्रकार के मीडियम होते हैं जो मीडियम लाइट को चाहिए होता है। जैसे कि मान के चलिए अभी लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, बट क्योंकि सनलाइट समुद्र के अंदर भी जाती है, बट आपने सुना होगा कि समुद्र की गहराई इतनी ज़्यादा है कि जो सनलाइट है उसके सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही कहीं रुक जाती, क्योंकि उनको इतना सारा वो देखने को मिलता है वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ही अभी तो कमरे का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, लेकिन यदि मैं आपको बहुत ही लंबे ट्रैक की बात करूँ, बहुत ही लंबा कोई हॉल है बहुत लंबा, उसमें हज़ारों लोग हैं, हज़ारों, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। आप निकलते निकलते थकेंगे, एक जगह आकर आप रुक जाएंगे कि यार और हम नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार लाइट का है समुद्र में, क्योंकि पानी का लेवल इतना हाई रहता है कि कुछ टाइम तक अंदर जाती है, बेंड होती है लाइट, कुछ टाइम तक अंदर जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो उसके अंदर नहीं जा पाती है लाइट। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि एयर से वाटर में गई लाइट, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, क्योंकि समुद्र के अंदर लाइट जो है उसे एयर नहीं मिल रही है, वो वाटर के ही थ्रू ट्रेवल कर रही है, वाटर के थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, तो वो सेकंड मीडियम हो गया। बट क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है। कंपेयर करें वाटर से, तो वाटर के अंदर लाइट को ट्रेवल करने में मुश्किल जाएगी, तो वो उसके लिए एक डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा पास पास है, डेंसिटी ज़्यादा है पार्टिकल्स की, तो वो मीडियम डेंसर हो जाएगा और इसीलिए इसे हम डेंसर बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर एक डेंसर ही मीडियम है, यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। एयर के कंपेरिजन में वाटर डेंसर है क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी है। अब आप कंपेयर करें डायमंड के थ्रू भी लाइट ट्रेवल कर सकती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसके लिए वाटर डेंसर ही होगा, उसकी डेंसिटी और ज़्यादा है क्योंकि वो सॉलिड है, तो वहाँ पर लाइट इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगी एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है, बट डायमंड में उसके और मुश्किल जाएगी, इसीलिए यहाँ पर वाटर जो है वो हमारा रेयरर मीडियम होगा और डायमंड जो है वो हमारा डेंसर मीडियम होगा। सो अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हम एयर या वाटर में ट्रेवल करा रहे हैं, अभी हमने दो मीडियम्स के बारे में जान लिया कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। अब हम दो केसेस देख लेते हैं कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर आती तब क्या होता है और जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम आती तब क्या होता है। सो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर जब लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, सो क्या होता है कि जो लाइट है वो जैसे ही वाटर सरफेस पे टकराएगी, फर्स्ट फॉल करेगी, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वाटर का, वहां से लाइट एक बेंड कर जाएगी, क्योंकि लाइट को आना इस डायरेक्शन में था, सीधा सीधा निकलना था, बट क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है सो ये इस साइड शिफ्ट हो गई, नॉर्मल साइड शिफ्ट हो गई। आप देखिए यहाँ पर जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, आर काफी छोटा एंगल है, आर काफी छोटा एंगल है क्योंकि ये काफी पास पास आ गए हैं।
आई काफी बड़ा एंगल है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल से काफी दूर है। तो ये केस हो गया रेयरर टू डेंसर, ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर जब लाइट आई नॉर्मल के टुवर्ड शिफ्ट हो गई। इसी का अपोजिट यहाँ पर होता है सेकंड केस में, जब वाटर से लाइट वापस एयर में निकलेगी या वाटर डायमंड से लाइट वाटर में आएगी, मतलब डेंसर टू रेयरर मीडियम आएगी, तब लाइट जो है नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी। अवे बोले तो दूर, मतलब ऐसी फॉल कर रही थी पॉइंट पर, लेकिन वो दूर हो जाएगी, मतलब सीधी ना जाकर अवे जाएगी नॉर्मल से। ये देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल ये काफी बड़ा एंगल है, मतलब एंगल आर जो है वो एंगल आई से बड़ा है। यहाँ पर एंगल आई, यहाँ पर एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा है ना। सिंपल फंडा है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। एंगल की बात कर रहे हैं हम अब, क्योंकि शिफ्ट हो रही है। नॉर्मल से हम एक एंगल मेजर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितना शिफ्ट हुआ, कितना चेंज हुआ, और इसी से हमें पता चलेगा कि मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एंगल की बात आ गई है, सो अब हम चलिए लॉज के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो लाइट की स्पीड में भी कुछ चेंज होता है, स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होता है। डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही आप रूम वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, बट क्योंकि मैंने HC वर्मा सर की एक और वीडियो देखी थी इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये डाउट मुझे भी आया था पहले मन में कि यार स्पीड तो चलो ठीक है, बट डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, मीडियम चेंज होने पर डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है। तो उन्होंने एक गाड़ी वाले एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि मान के लिए जैसे ये लाइट आ रही है, इसके लिए ये 45 डिग्री के एंगल पे ये सरफेस है, यहाँ पर मान के चलिए ये 45 डिग्री का एंगल है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस कार के एग्जांपल से ले हम, कार जैसे मान के लिए ये रेयरर मीडियम है, मतलब प्लेन रोड है, और ये आ गई बहुत ही रफ सरफेस, रफ रोड है, यहाँ पर पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं काफी सारे, या आप माउंटेन्स रहते हैं, जैसे ट्रैक वगैरह जो रहते हैं, पत्थर रहते हैं, वहां पर ऊंचा नीचा सरफेस रहता है, तो वहां पर कार को चलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब वो डेंसर मीडियम हो जाएगा और स्मूथ सरफेस रेयरर मीडियम हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर मीडियम चेंज होगा सो ऑब्वियसली जो पहले जो कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि तिरछे आ रहे हैं, जैसे ये कार यहाँ से भी आएगी, ये चक्का और ये चक्का है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कांटेक्ट होगा वो इस व्हील का होगा, इस व्हील का होगा। सो यहाँ पर जैसे ही ये सरफेस चेंज होगी तो यहाँ पर, क्योंकि मान के लिए यहाँ पर ही कोई रफ पत्थर वगैरह कुछ आ गया है ना, क्योंकि रफ सरफेस है, तो यहाँ पर ये पत्थर वगैरह आना तो आप नॉर्मली समझिए, क्योंकि रफ है सरफेस, पूरे में वही हमको देखने को मिलेगा। सो जब ये व्हील का कांटेक्ट इस रॉक से होगा तो स्पीड चेंज करेगा ये, पर क्योंकि ये चक्का अभी भी स्मूथ सरफेस पे चल रहा है और ये वाला व्हील जो है वो रफ सरफेस के कांटेक्ट में आ चुका है, तो इसके में एक स्पीड में भी चेंज आएगा, क्योंकि रॉक है सामने तो थोड़ी रुकावट तो आएगी, भले ऊपर से फिर निकल जाए, स्पीड चेंज तो होगी। और क्योंकि पत्थर के कारण डायरेक्शन चेंज होती है, ये क्योंकि 45 डिग्री पे भी है, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन भी चेंज होगी। ऑब्वियसली चक्का जब उस रॉक पर चढ़ेगा तो वो किसी एक साइड मूव करना चाहेगा, तो चांसेस हैं कि ये इस साइड को मूव हो जाए, चांसेस हैं कि मूव हो किसी साइड, या तो राइट साइड मूव होगी या लेफ्ट साइड मूव होगी, और स्पीड का वेरिएशन भी आएगा, क्योंकि ये जगह स्मूथ सरफेस पे है, ये रफ सरफेस पे आ चुका है, तो वेरिएशन डायरेक्शन में भी आएगा और स्पीड में भी आएगा। और यही फंडा लाइट के साथ भी होता है, जब वो एयर से वाटर या वाटर से डायमंड, इस टाइप की किसी भी चेंज इन मीडियम में एंटर करती है या उसकी पाथ में चेंज होता है, तो वहां पर जो प्रोसेस होती है एक बेंडिंग की प्रोसेस होती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं। सो वो हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन का देखा था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे होती थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो चुका है, मीडियम चेंज हो चुका है। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है प्लेन सरफेस के जो, और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रेज जो हैं वो एक ही सेम पॉइंट पे लाई करेंगी, सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ सेम टू सेम है रिफ्लेक्शन के, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो चुकी है। और जो सेकंड लॉ है इसे आप स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते होंगे, जो ये कहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। सो यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि जो इस एंगल, मान के चलिए 30 डिग्री है या 45 डिग्री, जो भी एंगल है, साइन के सामने हम वैल्यू रखेंगे तो दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब ये है
कि जैसे मान के चलिए आपने किसी भी अलग एंगल से एंटर करवाया, जैसे मान चलिए आपने अभी इस एंगल से एंटर करवाया, फिर आपने इस एंगल से एंटर करवाया, या फिर आपका मन हुआ आपने बहुत ही ज़्यादा ऐसा नियरली परपेंडिकुलर एंटर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, ये जो चेंज होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान के चलिए यहाँ पर आई की वैल्यू आपने 45 कर दी, आई की वैल्यू आपने कर दी 45। एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 0 1/2 1/√2, करेक्ट 1/√2। सो यहाँ पर क्योंकि r हमारा नॉर्मल साइड शिफ्ट हो जाएगा, एंगल हो जाएगा छोटा, सो यहाँ पर साइन 30 मान के चलिए 30 32 35 जो भी हो, यहाँ पर वैल्यू कम आएगी r की। तो यहाँ पर जो भी हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा इनमें 1/√2 और अपॉन में 1/2, तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें जो हमें वैल्यू मिलेगी, मान के चलिए यहाँ पर हमें 1.33 कुछ वैल्यू देखने को मिल गई, ठीक है। सो ये 1.33 ही आएगी, क्योंकि ये एंगल की वैल्यू नहीं है, एक्चुअली ये मीडियम्स की वैल्यू है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, सो हमें ये रेशियो इतना देखने को मिलेगा। भले ही आप बड़ा एंगल कर दें, यहाँ पे नॉर्मल से काफ़ी बड़ा एंगल हो चुका है, नियरली 60-70 डिग्री है, 60 मान लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे 60 लेंगे तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा एंगल देखने को मिल जाएगा, 30 से मान के चलिए 50 मिल गया आपको देखने को। तो इन दोनों का भी जो रेशो आएगा वो भी 1.33 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशो आएगा साइन ऑफ एंगल्स का, वो हमेशा सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और यही हमारा स्नेल्स लॉ है। इसमें आपको आगे काफ़ी न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। और ये जो रेशो है इसे हम एक नई टर्म से जानेंगे, नए नाम से जानेंगे, जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे इसके, आपको इसकी वैल्यूज़ याद करनी होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर मीडियम्स का होता है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या ये रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दो मीडियम्स के कारण ही हो सकती है। रिफ्लेक्शन एक मीडियम में हो जाता था, एयर में होता है रिफ्लेक्शन, वाटर में भी होता होगा रिफ्लेक्शन, मगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस है, इसमें दो मीडियम कंपलसरी है। इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है ना, वो हमेशा दो मीडियम का ही होता है, ठीक है, दो मीडियम का ही होता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो एक्चुअली, या एयर का नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ, जैसे हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, सो वाटर एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया, एयर एक मीडियम हो गई। क्योंकि हम नॉर्मली एयर में ही रहते हैं, तो हम एयर को एक कांस्टेंट मान चुके हैं कि एयर की वैल्यू 1 होती है, और हम एयर के कंपैरिजन में वैल्यूज निकालते हैं कि एयर के कंपैरिजन में वाटर का कितना होगा। और एयर का नॉर्मली माना जाता है 1 पॉइंट कुछ होता है, बट इसे हम 1 मान लेते हैं राउंड फिगर में। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एयर के कंपैरिजन में जब हम निकालते हैं वाटर का, तो इसे एक्चुअली नीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये नीटा का सिंबल है, एन टाइप का लगता है ये। तो ये N2 मान के चलिए, N2 वाटर है हमारा, सेकंड मीडियम वाटर है, फर्स्ट मीडियम एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर नीटा N2 बाय N1, ये नीटा 1 नीटा 2 बाय नीटा 1 इज इक्वल टू जो हमारा रेशियो आएगा, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हम एयर के कंपैरिजन में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे उसका कितना आया, ठीक है। एक मीडियम का नहीं हो सकता। हम डायरेक्ट यदि ये भी कह रहे हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, तो वहां पर हिडन है कि वो एयर के कंपैरिजन में होता है, क्योंकि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, वो किसी ना किसी मीडियम के कंपैरिजन में ही होता है। और हम अपनी डेली लाइफ में जो कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा एयर से करते हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिल जाएगी ना, ये वाटर बाय एयर, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का रहेगा वो हमेशा एयर के कंपैरिजन में ही रहेगा, या किसी अदर मीडियम के कंपैरिजन में रहेगा। पर्टिकुलरली वाटर का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता था आपको, अभी भूल गया था मैं। सो यहाँ पर हमने मिरर में क्या देखा था कि एक सरफेस है, पॉलिश्ड है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है, कैसा बना दिया मैंने बेकार सा, लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है, ठीक है। बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सरफेस पॉलिश थी। अगर इसी पॉलिश को हम अलग कर दें, तो यहाँ पर लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी।
भले वो ऐसी अवे चली जाए या टुवर्ड्स आ जाए, जैसी भी हो, बट रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली सरफेस पॉलिश नहीं है। हम मिरर में भी जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन करे उनमें भी हमने पीछे पॉलिश कर दिया था। यदि हम इस पॉलिश को मिटा दें तो लाइट रे आएंगी और पार कर जाएंगी। अब वो अवे जाए नॉर्मल के या टुवर्ड्स जाए नॉर्मल के, बट उनमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा और वो पार कर जाएंगी। मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में बताया भी था कि यदि हम उसकी वो पॉलिश सरफेस को मिटा दें तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाएंगी और उनसे लाइट रेज आर पार हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, मतलब रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन और स्पीड में क्यों चेंज आता है। ठीक है, मीडियम्स क्या होते हैं वो देखा हमने, टुवर्ड्स जाना, अवे जाना नॉर्मल की क्या होता है ना, रियर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है, एंगल्स कौन से होते हैं, हम नॉर्मल से मेजर करते हैं एंगल, ये ध्यान रखिएगा। हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया कि तीनों रेज क्या होती हैं। उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ देख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लिया है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि लेंस क्या होते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा है, लाइट रे आर पार हो रहे हैं तो हम उन्हें कुछ यूज़ करना चाहते हैं। हम पानी से आर पार करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, सो हमने उनका यूज़ किया है कि रिफ्रैक्शन की हेल्प से हमें क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। सो हमारे सिलेबस में हमें लेंस है, क्योंकि लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जो भी रेज आ रही हैं आर पार हो रही हैं, और जो भी चेंज हो रहा है वो हमें किस प्रकार वो चेंज बेनिफिट कर सकता है। जो हम ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं उनमें हम देख सकते हैं कि लेंस जो है हमें इमेज छोटी बड़ी करने में, ये सब में मदद करते हैं। तो हमने उन्हें अपने बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर लिया है कि वो किस प्रकार हमें बेनिफिट दे सकते हैं, हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है ये रिफ्रैक्शन। तो चलिए ठीक है, हम लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस होते क्या हैं, रिफ्रैक्शन उनमें कैसे होता है, अवे जाते हैं, टुवर्ड्स जाते हैं, क्या फंडा रहता है। और मैं आपको एक डायग्राम और बताता हूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझने का। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये एक ग्लास स्लैब या आपको अपनी बुक में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जहाँ पर आप रिफ्रैक्शन देख रहे होंगे। ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट जो रे है ये एयर है, मान के चलिए मीडियम 1 जो मैंने लिखा है ये एयर है, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, वापस से एयर में आ गई, मतलब एयर से ग्लास, ग्लास से फिर एयर, मीडियम 2 बार चेंज हो रहा है यहाँ पर। 2 बार लाइट रेज अपना मीडियम चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है कंपेरिजन टू ग्लास, क्योंकि ग्लास सॉलिड है। ठीक है, जब भी एयर से ग्लास में एंटर करेगी, मैंने आपको बताया रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो ये नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, मीडियम चेंज हुआ, पास आ गई, एंगल आई बड़ा था, एंगल आर जो है वो छोटा बन गया। अब जब ये लाइट इसके अंदर ट्रेवल करी और वापस से एयर के कांटेक्ट में आई, फर्स्ट कांटेक्ट जो हुआ इसका, वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। बट क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट बीम, वो अवे दी नॉर्मल चली जाएगी। यहाँ से जो आर है, एंगल आर है, वो हमें बड़ा देखने को मिल जाएगा कंपेयर टू एंगल आई। ठीक है, यहाँ पर 2 बार मीडियम चेंज हुआ है, पहले M1 एयर में थी, फिर मीडियम 2 ग्लास में आई, और फिर मीडियम 3, जैसे कि हमने मतलब एयर ही वापस से एयर में आई है, मीडियम 3 से डिनोट किया है। ये 2 बार यहाँ पर प्रोसेस हुई और ये 2 बार यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिला। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यदि आपको रिफ्रैक्शन पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप इस डायग्राम के थ्रू काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। इससे आपको इस एक डायग्राम के थ्रू आप पूरा रिफ्रैक्शन समझा सकते हैं। और यदि डिटेल में जाना चाहें तो आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता सकते हैं, स्नेल्स लॉ वगैरह। स्नेल्स लॉ तो सारा ही कुछ क्लियर कर देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे लेंस के बारे में। हम देखते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, हमें मालूम है ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट लेंस की एक प्रॉपर्टी ये होती है, लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। जैसा कि हमने मिरर्स को देखा था, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो लेंस होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, क्योंकि यदि हम प्लेन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, लाइट रे आएगी, सिंपल पार कर जाएगी, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसे हम किसी प्रकार से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। खिड़कियों में हमारे कांच में होता है, लाइट आई पार कर गई, कुछ नहीं हुआ, हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया उसने। बट यदि इस सरफेस को हम कुछ इस प्रकार से चेंज कर दें कि ये रिजल्ट अलग मिले हमें, तो इसे हमने
करके देखा एक्सपेरिमेंट, हमने इसकी शेप बदले। तो एक शेप हमने ये यूज़ किया और एक शेप हमने ये यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको। लाइट रेज, खूब सारी लाइट बीम्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइट बीम आई, मान के चलिए 5 नहीं आती हैं बट 5 लाइट बीम्स आई। और यहाँ पर क्या हुआ कि इस लेंस ने क्या बिहेव किया, इस शेप के लेंस ने, अभी हम इसको लेंस बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं बट इन्हें लेंस बोला गया, ठीक है। मैं आपको नाम भी बताऊंगा कौन सा लेंस हुआ। सो इसे इन दो शेप्स जो हैं, सिर्फ इन दोनों शेप्स को पहले लेंस बोला गया। इस टाइप में लेंस में प्रॉपर्टी क्या देखी गई कि ये जो है, ये जितनी भी लाइट बीम आ रही है उनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एक जगह फोकस कर रहा है। ऐसा हमें इस टाइप, ये तो यहीं आ रही है, ये ठीक है, ये हमें फोकस देखने को लगा कि यहाँ पे पूरी लाइट बीम को इकट्ठा कर रहा है, पूरी बीम इकट्ठी हो रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट करा करते थे, सूरज की रोशनी आ रही है, उसे हम लेंस के थ्रू पेपर जल जाता था, आपने किया होगा शायद कि सनलाइट आ रही है, लेंस पे फॉल कर रही है, लेंस के थ्रू किसी पेपर पे एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही है। सो उसमें होता क्या था कि सूरज की जो लाइट रे आती है उसमें लाइट तो रहती है बट इंफ्रारेड रेडिएशन भी रहती है जो कि हीट के फॉर्म में रहती है। सो वो पूरी हीट जो है वो पूरे एक पेज में इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपने इतना बड़ा पेज लिया तो अभी तक यदि आप लेंस नहीं रखेंगे तो ये लाइट सीधी आके पेपर में टकराएगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। बट क्योंकि लेंस लगाने के बाद ये पूरी बीम इस एक पॉइंट पे फोकस हो गई, इस एक पॉइंट को हीट एनर्जी ने कमजोर कर दिया और यहाँ पर आग लग जाती, जल जाता है ये पेज। सो ये जिस हम लेंस के थ्रू ये करते हैं वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। जिस प्रकार हमने मिरर में देखा था, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन होती है डिटेल में। कॉन्वेक्स तो सिर्फ थोड़ा ही बहुत बच्चा रहता है, दो इमेज फॉर्मेशन रहती है उसकी, कुछ भी नहीं है उसमें। उसी प्रकार लेंस में हमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखना है, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखना है। और ये जो लेंस है, इस लेंस में प्रॉपर्टी क्या नोटिस करी गई कि लाइट रे आ रही है और ये डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है लाइट बीम, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर अवे जा रही है, ठीक है। सो इस लेंस को नाम दिया गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस के ज्यादा केसेस देखने हैं, कॉनकेव लेंस के कम 2 केसेस देखने हैं सिर्फ। काफी कुछ सेम टू सेम है। मिरर यदि आपको याद होगा, मैं आपको रिलेट भी करके बताऊंगा कि आपने मिरर करा है तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी क्योंकि सेम केस रहता है। इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होती है, जैसा हमने मिरर में देखा था कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं और मिरर में टकरा के फोकस पे इमेज बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। इसमें भी वैसा ही होगा कि फोकस पे इमेज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। बट डिफरेंस ये आ जाएगा कि लाइट है, क्योंकि मिरर यहाँ से पॉलिश सरफेस थी, सो मिरर में टकराई और वापस हो गई। लेकिन क्योंकि ये पॉलिश सरफेस नहीं है, यहाँ पे लेंस है, तो लेंस में क्या होगा कि लाइट रे आई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे आई और वो इससे टकरा के फोकस पे आ गई। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे मान चलिए यहाँ से रेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें इमेज देखने को मिलेगी, ये रेज आई और यहाँ पर हमें इमेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये पॉइंट फोकस बोलेंगे हम, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मिरर में ऐसा ही हुआ था कि मिरर में फोकस पर इमेज बनी थी, सो लेंस में भी फोकस पर इमेज बनेगी, बट इस साइड डायमंड की इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के कारण क्रॉस कर जाएगी बीम और अपोजिट साइड जाकर बनेगी, ठीक है। सो यही बस चेंज है लेंस में। इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। आप चाहें तो इस साइड का पोर्शन उठा के इस साइड रख सकते हैं मिरर का, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फोकस की इमेज आप इस साइड कर देंगे, मिरर रख देंगे, इस साइड दिखने लगेगी, सेम टू सेम वही लेंस की इमेज कहलाएगी। इसके 6 केसेस हैं, इसके 2 केसेस हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन और देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपको 6 और 2 8 केस लेंस में और 8 केस मिरर में, इन्हीं 8 और 8 16 केसेस के बारे में आपको न्यूमेरिकल आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है आपसे 2-3 कॉन्सेप्ट और पूछ ली जाए कि भैया फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या है कि जो कर्वेचर है वो दो कर्व से मिलकर बना हुआ है, ये 2 कर्व है, ठीक है, ये 2 कर्व से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी होगी, इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी होगी, एक फोकल लेंथ यहाँ पर होगी क्योंकि r/2 होती है, एक फोकल लेंथ यहाँ, फोकस यहाँ पर होगा, r/2 होती है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस।
ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। लेकिन एक चेंज बस यहाँ पर ये है कि मिरर में हम इसे पोल बोलते थे, ये पॉइंट जो है मिरर में हमारा पोल कहलाता था, इसमें हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, फोकल लेंथ होती है यहाँ से ओ से एफ तक की दूरी होती है फोकल लेंथ, ओ से इस पॉइंट तक की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई एम सॉरी मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार बोलता जा रहा हूँ, ये पॉइंट जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक रिलेशन यहाँ पर भी ट्रू होगा आपका, जो मैंने आपको बताया था, R = 2f, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो फोकल लेंथ की डबल होगी। सो आपको इन्हीं इमेज फॉर्मेशन वाले केसेस का न्यूमेरिकल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ बताइए, या हो सकता है फोकल लेंथ दे दी गई हो, ऑब्जेक्ट की दूरी या इमेज की दूरी या इमेज की हाइट, इमेज की साइज, काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए इमेज फॉर्मेशन में देखते हैं, और बाकी खैर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा सारे के सारे, जितने भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं मैं सारे करवा दूंगा, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल हों, चाहे वो पावर के न्यूमेरिकल हों, चाहे वो मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल हों, फोकल लेंथ, ये सब जितने भी होंगे मैं सारे क्लियर करवाऊंगा आपको, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये अभी हम कॉन्सेप्ट का वीडियो बना रहे हैं, रिफ्रैक्शन का, हमने रिफ्लेक्शन का बना दिया। अब इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं अगले वीडियो में हम उन्हें भी कवर करेंगे। सो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट केस जो है, जैसा कि हमने मिरर में लिया था, लाइट रेडिएशंस आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, अभी हमें मालूम नहीं है क्योंकि कहाँ से आ रही हैं, कितनी दूर से आ रही हैं, तो हम इन्फिनिटी एज्यूम कर लेते हैं। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस, और जब ये सारी रेडिएशन इस लेंस पे टकराएंगी, इन्फिनिटी से आके इस लेंस पे टकराएंगी अलग अलग जगह पे, तो ये कन्वर्ज करेगा फोकस पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पोर्शन में बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारा, हमें कोई साइज नहीं मालूम है क्योंकि इन्फिनिटी से रेडिएशंस आ रही हैं और फोकस पे कन्वर्ज हो रही हैं। क्योंकि सारी रेडिएशंस एक ही जगह कन्वर्ज होती हैं तो पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, जो भी जहां पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारी इमेज बनती है। अब क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से रिफ्लेक्शन हो गया है, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी हमारी। अब क्योंकि इमेज आपको दिख रहा है पॉइंट साइज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बन रही है। अब हम बात कर लें साइज की, तो क्योंकि साइज बहुत छोटा बन रहा है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एटलीस्ट इतना बड़ा होता है क्योंकि पूरे लेंस पे आ रहा है वो, और इमेज पॉइंट साइज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो बड़ा, पर उसके कंपैरिजन में इमेज बन रही है छोटी, तो इसे हम लिखेंगे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, क्योंकि डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, पर ये तो बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट साइज इमेज बना दी इन्फिनिटी से रेडिएशंस लाकर। अब सेकंड केस देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट मालूम है कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड दूरी पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इन्फिनिटी पे तो नहीं है एटलीस्ट, तो यहाँ पर जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब लाइट रे इसमें से पास होंगी, एक रे जाएगी डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, ऊपर वाली रे जाएगी पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर फोकस पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, और बिहाइंड दी कर्वेचर, मतलब बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर एक हमको इमेज मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट रे आई पैरेलल, कट करी लेंस के थ्रू, रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होके कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज बना लेगी, दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, उसको टकराएगी, तो दोनों के इंटरसेक्शन से इमेज बन जाएगी जो कि रहेगी उल्टी। यहाँ पर पॉइंट साइज है, तो यहाँ पर हमें नेचर तो हम लिखना ही भूल गए, बट क्योंकि ये पॉइंट साइज है हमें इसकी मालूम नहीं है सीधी है या उल्टी है, बट क्योंकि ये सारे केस में हमें यहाँ पर रियल इमेज मिलेगी। एक चीज आपको बता दूं, ये हम मिरर लेते थे, मिरर में जो इमेज इस साइड बनती थी हम उसे रियल मानते थे आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट मेरा लेंस में थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, इसलिए मेरा लेंस को क्रॉस करने के बाद जो इमेज बनेगी हम उसे रियल मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है ये भी रियल है,
बट क्योंकि सारे केस में ये इन्वर्ट बन रही है, सो इसलिए हम यहाँ पर भी से इमेजिन कर लेते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या देख रहे हैं हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिहाइंड कर्वेचर, बिहाइंड सी, ठीक है। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पहले रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों के बीच में इमेज बन रही है। अब यहाँ पर देखते हैं साइज जो है हमें थोड़ी छोटी देखने को मिलती है। एक्चुअली मैंने डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, या फिर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा ले लेता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर रखा हुआ है, ये एक रे यहाँ से आई और ये पास है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए आप, ये जो इमेज आ रही है, ये रेडिएशन आ रही है, ऐसी आ रही है, ठीक है। क्योंकि अब आपको इसको एग्जैक्ट मैं बता पाऊंगा। ऑब्जेक्ट है बड़ा, इमेज बन रही है छोटी। यहाँ पर क्योंकि इमेज जो है डिमिनिश्ड है, वो मैंने डायग्राम गलत बना दिया था। जब आप मेजर करके बनाएंगे आप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगी वो मिलेगी डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी यहाँ पे। और जो इमेज का नेचर रहेगा, तो यहाँ पर नेचर जो रहेगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो हमारी रियल होगी, इन्वर्ट मतलब होगी उल्टी, और रियल मतलब होगी जैसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो ये हमने देख लिए 2 केसेस। अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड केस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है हमारा कर्वेचर पे आ गया। अब आप मिरर का केस याद करिए, मिरर के केस में भी क्या हुआ था, कर्वेचर पे रखी थी, एक रे पास होके फोकस से आ गई थी, एक रे यहाँ से पास होके यहाँ आ गई थी। जस्ट हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बना दी थी, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको। थोड़ा सा डिफरेंस यह जाता है क्योंकि पार करके जा रही है रे, लेंस को क्रॉस करती है, तो क्रॉस करने के बाद इमेज कर्वेचर पर ही बनेगी, होगा सब कुछ सेम। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सी। इसे हम नाम दे सकते हैं, ये है C1, ये है C2, ये है F1, ये है F2, ठीक है। ये C1 पे ऑब्जेक्ट है, C2 पे इमेज है। इमेज की साइज जो है सेम रहेगी एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा सेम टू सेम इमेज मिल जाएगी हमको, और जो इसका नेचर रहेगा वो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सारी ही इमेज क्योंकि पार करके बन रही है तो रियल है, और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है। अब देखते हैं हम 4th केस। जैसा कि मैंने आपको मिरर में बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जाएगा इमेज दूर आती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। वैसे ही लेंस में भी हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता जाएगा लेंस के, इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए अभी इतना दूर है ऑब्जेक्ट, मान के लिए इन्फिनिटी पे है, आपको दिख नहीं रहा है, इमेज बिल्कुल छोटी बन रही है। फिर थोड़ा पास आए, इस केस में आए कर्वेचर के नजदीक आ गए थोड़ा सा, तो कर्वेचर के नजदीक इमेज बन रही है, थोड़ी सी बड़ी बन रही है, इससे थोड़ी सी छोटी है बट पॉइंट साइज से बड़ी बन रही है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम जितना पास लाए इमेज उतनी बड़ी हुई। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे ही ले आए बिल्कुल, इमेज हमारी कर्वेचर पर बनी, थोड़ी सी बड़ी बनी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी बड़ी क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज की ही बन गई। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे ले जा रहे हैं 4th केस में। अब देखते हैं इसमें कैसी इमेज बनती है। ये हमारी रेडिएशन आई C1 और C2, F1, F2 यहाँ पर रखी हुई है C1 एंड F1 के बीच में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रही है हमारी, आफ्टर C। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लाते जाएंगे इमेज दूर होती जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज एक साथ चलेंगे। ये यहाँ पर बहुत दूर था इमेज, यहाँ थी, अब हम थोड़ा पास लाए तो यहाँ पे फोकस पे बन रही थी, फोकस के आगे चली गई। फिर अब हम और पास लाएंगे, यहाँ आ जाएगी, कर्वेचर पर ही ले आए तो कर्वेचर तक पहुंच गई। कर्वेचर के आगे लेकर तो यहाँ भी इमेज कर्वेचर के आगे निकल गई। लेकिन ये दूर तो जाएगी लेंस के साथ, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज दूर जाएगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल समझ लीजिए आप रिलेशन, लेकिन साइज बढ़ती जाएगी। जितना पास आप ऑब्जेक्ट ले जाएंगे साइज उतनी बड़ी होती जाएगी। जैसा कि आप ही इमेजिन करिए, चश्मा लगाए हैं आप किसी ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी चीज़, जैसे मोबाइल आप मुझे देख रहे हैं, एक कैमरा लेंस के थ्रू ही देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा मेरी इमेज बड़ी होती जाएगी, मैं दूर जाता जाऊंगा मेरी इमेज छोटी होती जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर जो साइज है इमेज की
वो आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे एन लार्ज इमेज, एन लार्ज इमेज मतलब बड़ी इमेज मिल रही है, और जो नेचर है वो सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमने 4 मेन केसेस देख लिए, या यूं कहें 4 सेम केसेस देख लिए, मेन तो अभी बाकी है। जो 2 केस हैं उनका फंडा थोड़ा अलग है। ये 4 मैंने आपको एक साथ इसलिए बता दिया क्योंकि चारों में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। अब जो 2 केस आने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं। चलिए अब हम 5th एंड 6th केसेस के बारे में देख लेते हैं। एक्स लेंस का सॉरी, ये हमारा 5th केस है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस साइड लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड तो आपको सब सेम दिखेगा। एक रे पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस से टकराएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। बट उसके बाद क्या होगा कि ये रेज जो है ये पैरेलल ही जाती जाएंगी और हमें कहीं इंटरसेक्ट होती तो नहीं दिखेगी। हो सकता है हम ऐसा मान लेते हैं कि आगे चल के कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बनाएंगी। मान के चलिए चलते चलते यहाँ कहीं आके इंटरसेक्ट करें, अब यहाँ कितनी बड़ी इमेज बनेगी आप समझ सकते हैं। इतना सा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी। मतलब यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, बहुत बड़ी। अभी बनी नहीं है, बनेगी ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, एट एफ फोकस 1 है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पर। फिर उसके बाद साइज, क्योंकि साइज बहुत बड़ी बन रही है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर, नेचर जो रहेगा इमेज का, क्योंकि राइट साइड बन रही है तो रियल तो होगी हमारी, और नीचे साइड बन रही है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल मिरर जैसा केस है। मिरर में भी रिफ्लेक्ट होकर वापस इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, रियल रहती है, इन्वर्टेड रहती है, एनलार्ज रहती है। ठीक है, सेम टू सेम मिरर जैसा केस है। इस साइड ना बन के इस साइड बन गई है क्योंकि एक सरफेस पॉलिश नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 6th केस। 6th केस तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बिल्कुल ही पास में जाके घुस गया है ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल ही पास में जाके। अब आप बिल्कुल ही पास में जाके चिपक जाएंगे तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि आपको इमेज देखने को मिलेगी उल्टी। अभी तक हम इसे सीधा इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि, तो इसके कंपैरिजन में इमेज देखने को मिलेगी उल्टी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज यहाँ बननी चाहिए, बट यहाँ तो रेज और फैलती जा रही हैं और दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो कोई भी चांसेस नहीं है कि ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। इसीलिए हम इमेजिन करते हैं कि पीछे आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसा ही इमेजनरी हम मान लेते हैं कि पीछे आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं और पीछे एक इमेज बन जाती है जो कि वर्चुअल होती है, जैसे कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये केस है जो आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें देता है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन फोकस एंड ओ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज जो है हमारी वो है बिहाइंड सी। ठीक है, बिहाइंड रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो साइज है वो एनलार्ज रहेगी हमारी, क्योंकि इमेज हमें बड़ी मिल रही है। जितना पास जाएंगे उतनी बड़ी मिलेगी, आपको भी मालूम है, मैं बता चुका हूँ। नेचर, क्योंकि हमें इस बार पीछे मिल रही है, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगी ये वर्चुअल मिलेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं है। हमने सिर्फ ऐसा मान लिया कि रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पर इमेज जो है वो इरेक्ट मिल रही है, क्योंकि इमेज मिल रही है सीधी और पिछली इमेजेस के कंपैरिजन में उल्टी। तो यहाँ पर ये केस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ये केस अलग से ही न्यूमेरिकल में आ जाता है कई बार कि इमेज जो बन रही है इमेजिनरी बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपको सीधा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 6th केस की बात कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और यदि आपको ऐसा बोल दिया गया कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज वर्चुअल बन रही है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज वर्चुअल बन रही है, और उसने आपको दे दिया कि ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी आपको दी गई है 20, और आपको निकालना है, मान के चलिए अभी आपने लेंस फार्मूला पढ़ा तो नहीं है, बट लेंस फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसा मिरर फार्मूला था, 2 चीज़ें दी गई हैं, फोकल लेंथ, इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, 3 चीज़ें रहती हैं, 2 दी गई रहती हैं। आपको कोई एक निकालनी है, उसमें से कोई भी एक निकालनी है। मान के चलिए उन्होंने आपको सेम सिनेरियो दे दिया जो मैंने आपको बताया, यू दे दिया आपको 20,
अब आपको यू के थ्रू एफ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एफ निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहती है। इसको डबल कर देंगे, आ जाएगी फोकल लेंथ 40। एफ आपको मिल गया 40 और यू आपको मिल गया 20। आप वी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे लेंस फार्मूला क्या होता है। अभी हमें कॉन्केव लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखनी है, उसके बाद सीधे हम लेंस फार्मूला पे आ जाएंगे। लेंस फार्मूला का आपको डेरिवेशन तो इस बार देखना नहीं है क्योंकि वो आपको 12th में मिलेगा। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, दोनों की डेरिवेशन आपको 12th क्लास में देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ हमें उनका फार्मूला देखना है और उसके बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करके भी बताऊंगा। और मिरर लेंस फार्मूला के बाद हम देखेंगे पावर। पावर मतलब जो कि चश्मा लगाते हैं, हम देखते हैं किसी को 0.25, 0.5, 1, ये एक्चुअली होती क्या, इसकी यूनिट भी नहीं मालूम होती है लोगों को क्या होती है, वो मैं सभी बताऊंगा आपको। पावर का मतलब क्या होता है और आप लिटरली ये जान पाएंगे कि यार इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको क्या प्रॉब्लम है, दूर का नहीं दिखता है या पास का नहीं दिखता है। और -2.5 है या 0.25 है या 0.5 है, ये इसका मतलब क्या है, कितनी ज़्यादा है। -3.5 का मतलब ज़्यादा होता है या -0.5 का मतलब ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे पावर में। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कॉन्केव लेंस की इमेजेस। अब हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। इसमें ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। आपको मालूम है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें जो भी रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ऑब्वियसली जब दो रेज दूर दूर जा रही हैं तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, तो इंटरसेक्ट नहीं होगी तो इमेज नहीं बनेगी, मतलब वो इमेज नहीं बना रही हैं। पर ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि वापस आ रही हैं रेज और फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा दूर दूर जा रही हैं तो दूर जाके तो इमेज नहीं बनेगी। हम ऐसा कर लेते हैं कि पीछे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं, जैसे ये दूर दूर जा रही हैं तो मैंने इमेजिन कर लेते कि ऐसी वापस आ रही हैं तब इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब ये यहाँ गई और ये वापस आई यहाँ से और तब जाके जो इसने इमेज बनाई फोकस पे। आपको मालूम है कि जब भी चाहे मिरर की बात करें, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, चाहे कॉन्केव लेंस की बात करें, जब भी रे इन्फिनिटी से आएगी, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रे जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है। और जब भी लाइट रे इन्फिनिटी से आएंगी, इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो यहाँ पर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बन रही है कहाँ पर, फोकस पर, एट फोकस एट इन्फिनिटी। साइज जो है वो पॉइंट साइज है। और नेचर जो है, नेचर क्योंकि इसमें जो बनता है हमारा, वो हमारी पहली चीज तो क्या वर्चुअल है, क्योंकि हम पीछे बना रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हमें स्क्रीन पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज ये वर्चुअल रहेगी, या ऐसे हम इमेजनरी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, इसलिए हम इस पॉइंट साइज इमेज को इरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, इरेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर हमने लाइट रे रखी थी इन्फिनिटी पर, लेकिन यहाँ पर हम जो लाइट रे हम मान लेते हैं कि फोकस के पहले है, कहीं पर भी है फोकस के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट सम पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है कि कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे नहीं है, कहीं ना कहीं रखा है रेंज में, पास में। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ए है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्टली ये आई लेंस से टकराई, डाइवर्ज हो गई। सेकेंड रे आई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हुई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसके जो इंटरसेक्शन से जो इमेज बन गई, क्योंकि ये डाइवर्ज हो चुकी है, ये डाइवर्ज नहीं हुई, आई एम सॉरी, ये डाइवर्ज नहीं हुई, ये सीधी पास हो गई है सेंटर से। ठीक है ना, सेंटर में, क्योंकि ये सबसे पतला रहता है, सबसे पतली सरफेस रहती है, समझिए अब ये सरफेस है अगर इसकी, तो ये इजीली पास हो सकती है बिना किसी ज़्यादा डाइवर्जन के। तो यहाँ से पास हुई, ठीक है, सीधी सीधी चली गई है। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ और यहाँ पर हमें इमेज देखने को मिली जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिहाइंड एफ, बिहाइंड एफ, और जो इमेज बन रही है वो हमारी बन रही है एट इन्फिनिटी। आई एम सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बन रही है। यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, साइज जो है हमारी वो डिमिनिश्ड है, हाईली नहीं बोलेंगे क्योंकि पिछली इमेज को हमने हाईली बोल दिया है, ये बहुत ही छोटी है। और नेचर जो है वो सिमिलरली, क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है स्क्रीन के, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं पा रहा, तो इमेज बन जाएगी हमारी वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि सीधी है। सो ये हमारे थे कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के दोनों केसेस, ये हमने देख लिए हैं।
मुश्किल है क्योंकि दोनों ही केसेस हैं, तो चांसेस कम है कि इससे आपको न्यूमेरिकल्स आए। सो बट प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे, और में आए भला ही न्यूमेरिकल, पर न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल में नंबर लेना बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करना है, और खासकर इस चैप्टर में तो बहुत ही आसान है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर साइन का खेल है, साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम बताऊंगा। साइन कन्वेंशन बेस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसा मैंने मिरर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे कि से मान के चलिए ये हमारा लेंस है, ठीक है। सो इसके इस जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ऊपर साइड दिया रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी हाइट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नीचे साइड है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो भी हम वैल्यूज़ लेंगे, जो भी दूरी, जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है तो ये हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ग्राफ के एग्जांपल से बताया था, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। इस साइड की चीज़ें माइनस, इस साइड की चीज़ें प्लस, ऊपर की चीज़ें माइनस, नीचे की चीज़ें प्लस, ठीक है। यहाँ पर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इस साइड ही रखा रहता है तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को माइनस में लेते हैं। इमेज यदि इस साइड बनेगी तो इमेज भी माइनस में ली जाएगी, इमेज यहाँ पर बन रही है तो इमेज पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है। और ये मेनली तो हमें यही लगता है, अभी हम हाइट ऑफ इमेज या मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज हम निकालेंगे, तब मैं आपको मैग्निफिकेशन का फंडा और बता दूंगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है। मैग्निफिकेशन 1 है तो उसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 0 है तो उसका मतलब क्या है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। सो साइन कन्वेंशन का मतलब यही होता है कि आपको क्या साइन लेना है। आपको ऑब्जेक्ट आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, बट क्या आप फॉर्मूले में पुट करेंगे सिर्फ 20 पुट कर देंगे क्या? तो वहाँ पर आपको क्या पोजीशन मालूम होनी चाहिए, वो आपको केस बता दिया जाएगा कि 5th केस है, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। अब यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो आपको वहाँ पर जो वैल्यू है वो यू की वैल्यू तो आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और इस साइड की हम नेगेटिव लेते हैं, और वी जो है हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव साइड रखी हुई है, ठीक है। फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, ठीक है ना। तो वो सब क्या कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको मैं प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। सो अब हम देख लेते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारा बिल्कुल सिमिलरली जैसा हमने मिरर फार्मूला को देखा था बिल्कुल ही सेम है, बस यहाँ पर हमने मिरर फार्मूला में देखा था कि प्लस लगा हुआ था, यहाँ पर एक साइन चेंज हो गया है जो कि हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यों मिरर में सिर्फ सब कुछ इसी साइड होता था, सो सारी चीज़ें नेगेटिव होती थी और माइनस माइनस कई जगह प्लस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर एक माइनस और प्लस में थोड़ा सा चेंज होने का कारण ये है कि यहाँ पर u तो हमेशा नेगेटिव है, पर इमेज बन रही है इस साइड जो कि पॉजिटिव रहती है, u नेगेटिव रहता है, और प्लस माइनस के कारण कई जगह माइनस कई जगह प्लस, मतलब साइन में चेंज आ जाता है। सो आप रीजन समझ रहे होंगे, क्योंकि साइड ये साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया कि हम कब u पॉजिटिव लेंगे, कब v नेगेटिव लेंगे, और f पॉजिटिव नेगेटिव कैसा लिया जाएगा, सो वो सब क्या है मिरर और लेंस के कारण ही चेंज हुआ है। सो यहाँ पर जो माइनस आया है ये भी इसी प्रॉपर्टी के कारण आया है, बाकी रिलेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। यदि आपको दो चीज़ें मालूम हो, आपको थर्ड चीज़ निकालने को बोल दिया जाएगा, हो सकता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाए तो आपको पहले f निकालना पड़े इस रिलेशन से, या f इज इक्वल टू r/2, इससे आप f निकाल सकते हैं, और इनमें से कोई एक चीज़ दी हुई होगी आपको, तो f भी मिल गया, v दी हुई है, आपको u निकालना है। एकदम सिंपल है लेंस फार्मूला। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स चैप्टर में, बाकी अभी आपको सिर्फ फार्मूला देखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने ओनली। यहाँ पर f है फोकल लेंथ, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम o, मतलब ये हमारा लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ए o पॉइंट है, ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, ये दूरी कहलाएगी u, ये दूरी कहलाएगी v, ठीक है। सिंपल लेंस फार्मूला हमें इतना ही पढ़ना है, और हमें न्यूमेरिकल करना है जो कि हम देख लेंगे अभी। और हमें एक चीज़ और करनी है न्यूमेरिकल्स में, जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का मतलब कि हमें इमेज कितनी बड़ी मिली या कितनी छोटी मिली, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको 10 सेंटीमीटर की इमेज मिल गई, ठीक है, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट आपका था 2 सेंटीमीटर, तो आप कैसे पता करेंगे कि इमेज कितनी बड़ी मिली है? सिंपल, जो हमें इमेज मिली है
उसकी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट रख देंगे, हमें 5 मिल जाएगा। 5 का मतलब है कि मैग्निफिकेशन 5 है। 5 मतलब हुआ 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना हो गई इमेज। 100 सेंटीमीटर की इमेज 500 सेंटीमीटर बन गई, 2 सेंटीमीटर की इमेज 10 सेंटीमीटर बन गई। तो ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे निकल जाता है इस फॉर्मूले से। इसे हम एक फॉर्मूले से और निकाल सकते हैं, जो कि होता है -v/u। -v/u मतलब इमेज की दूरी कितनी है ऑप्टिकल सेंटर से अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, माइनस का साइन लगा रहेगा सामने, कैंसिल करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब ये माइनस वैसे तो कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि u की जगह हम ऑब्वियसली माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमें मैग्निफिकेशन प्लस ही मिलेगा देखने के लिए, मैग्निफिकेशन माइनस में नहीं मिलेगा। सो ये हमने देख लिया मैग्निफिकेशन। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, बाकी इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल करने हैं। और मैं आपको कुछ एक वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं एक्सरसाइज पे और बना दूँ ये सारे फॉर्मूले, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएगी उनके बारे में एक्सरसाइज की और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी फॉर्मूले तो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। अब हम देखते हैं पावर। लेंस का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें तो उतना ज़्यादा रोल कॉल नहीं है पावर का, आपको थोड़ा ही बहुत देखना है पावर का, कुछ न्यूमेरिकल, थोड़ी सी डेफिनेशन, एक फार्मूला बस। लेकिन आपको डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगा पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर ऑफ लेंस वाली पावर नहीं जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखी थी, 100 वाट का बल्ब है मतलब 100 वाट पावर है, वो पावर अलग होती है, पावर ऑफ लेंस अलग होती है। इसकी यूनिट भी हम देखेंगे क्या होती है। तो चलिए हम पावर देख लेते हैं। ये है पावर ऑफ लेंस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। मतलब कि कोई लेंस है, मान के चलिए हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या है वो हमें पावर बताती है। जैसे मान के चलिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये यहीं कन्वर्ज कर रहा है या फिर ये यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये सभी हमें जो है ना ये पावर बताती है। अब क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट केस देखा था कि जो इमेज बनती है वो सारी रेज आती हैं और फोकस पे कन्वर्ज कर जाती हैं, फोकस पे इमेज बना देती हैं। मतलब सारी रेज आई, जहां पर सारी कन्वर्ज हुई वो पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। ठीक है, वो पॉइंट हमारा कहलाता है फोकस। अब मान के चलिए ये यहीं पर आकर कन्वर्ज हो गई, मतलब यही हमारा फोकस है। इस लेंस की अकॉर्डिंग इस लेंस की फोकल लेंथ इतनी ही है ना, इतनी ही है इस लेंस की फोकल लेंथ। लेकिन यदि ये रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है मतलब इसकी फोकल लेंथ इतनी हो जाएगी। ठीक है, सो इससे आपको क्या पता चला कि फोकल लेंथ ज़्यादा है कि कम है। अब जो पावर होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब P = 1/f। ठीक है, तो यदि फोकल लेंथ कम होगी, मान के चलिए फोकल लेंथ अभी 2 है और ये वाली फोकल लेंथ है 10। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 1/2 मतलब पावर आ गई 0.5, और सेकंड केस में क्या होगा 1/10 मतलब पावर आ गई 0.1। सो क्या हुआ यहाँ पे कि यदि फोकल लेंथ कम होगी तो जो हमें पावर देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ज़्यादा, और यदि फोकल लेंथ ज़्यादा है तो जो हमें पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी कम। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे होंगे कि जिन लोगों को भी चश्मा लगा हुआ रहता है तो उनकी पावर होती 0.5, 0.25 या फिर नेगेटिव में भी रहती है कुछ की। सो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव यदि आ रही है, हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो फोकल लेंथ है वो है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो जो हमारी पावर आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। 0.5 का मतलब है कि जैसे कि मान के चलिए आप किसी से पूछें कि आपके ग्लास का पावर क्या है, आपके लेंस का पावर क्या है, वो बोल रहे हैं यदि 0.5 पॉजिटिव पॉइंट प्लस 0.5, तो प्लस का मतलब पहली चीज़ तो यही हो गई कि वो कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है, क्योंकि इसी में फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है। जो कन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ, क्योंकि उसमें तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है ना,
यहाँ से ऐसा डाइवर्ज हो चुकी है रे, यहाँ पर इमेज बन रही है, ये फोकल लेंथ काम कर रही है और ये है नेगेटिव साइड। सो ये फोकस हो गया माइनस का। सो यहाँ पर जो फोकल लेंथ माइनस हो गई तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी हमें माइनस मिलेगा। सो अगर मान के चलिए इसमें यहाँ पर डाइवर्ज हो, यहाँ पर इमेज बन रही है, ये मान के चलिए 2 है ये, तो 1/2, क्योंकि हम यहाँ पर -2 रखेंगे क्योंकि 1 फोकल लेंथ हमें नेगेटिव है। थोड़ा मैं आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ हमको दी गई है 2, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है मतलब हमको माइनस में रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सो यहाँ पर जो हमें पावर मिल जाएगी P = -0.5। ठीक है, माइनस में मिल गई यहाँ पर पावर। तो माइनस के साइन से हमें सीधा समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, और पॉजिटिव है पावर मतलब हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। ठीक है ना। सो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। ये एक नई चीज़ पता चली आपको, अभी तक सिर्फ यही मालूम था कि चश्मे का पावर भैया 0.5 है या 0.25 है। आपको ये तो मालूम ही था कि 0.5 या 0.25 है क्या, वो है डायोप्टर। डायोप्टर साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई यूनिट है, और बाकी लॉजिकली इसकी यूनिट क्योंकि फोकल लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। सो 1/मीटर, 1/मीटर तो मीटर इनवर्स भी यूनिट हो जाएगी। आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि इनमें से पावर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, काफ़ी सारी यूनिट्स दी जा सकती हैं, सेकेंड, कुछ भी दे दिया आपको यूनिट, आप मीटर इनवर्स पर टिक कर सकते हैं। मीटर दिया हुआ है तो मीटर पे आप टिक नहीं कर सकते, सेंटीमीटर, मीटर दिए हुए हैं उन पे आपको टिक नहीं करना है, आपको जो भी इनवर्स में दिया हुआ है उस पर टिक करना है। ठीक है, ये तो इसकी SI यूनिट हो गई। बाकी CGS यूनिट, छोटी यूनिट वगैरह, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन SI यूनिट जो है मीटर, और आप नॉर्मल केसेस में देखेंगे सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। ठीक है, पावर जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन चैप्टर होता है ख़त्म। लाइट रिफ्लेक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हमने देख लिया रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इसके इमेज फॉर्मेशन देख लिया, लेंस क्या होता है वो देख लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देख लिया, मीडियम्स क्या होते हैं वो देख लिए, मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, पावर, हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। रिफ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ हमारे इन फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपके ये वीडियो से जो कुछ हेल्प मिली हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक बेस मिल गया होगा कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद वो बुक में रीड करेंगे या जिस भी चीज़ से जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, सो उनको इजीली समझ में आएगा, क्लियर होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, है ना। मैं आपको न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। सो देखते रहिए हमारा चैनल, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहिए। अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो उसे शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। कोई सजेशन या कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।